बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बजट की जो तैयारी है वो जारी है। IMF से बजट मुज़ाकरात भी हैं, मगर जो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा एक इम्तिहान है वो अवामी रिलीफ का है। और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत इस वक्त कोई ना कोई रास्ता जो है बन पड़े वो तलाश कर रही है। हुकूमत का चूँकि दावा भी है कि महंगाई कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद देखा गया है कि क़ुव्वत ख़रीद किसी भी एक आम शहरी की नहीं बढ़ पाई है। सवाल यह कि क्या हुकूमत IMF की तमाम तर सख्त शराइत के बावजूद आवाम के लिए कुछ बेहतर, कुछ नॉर्मल या कुछ रिलीफ की सूरत में कर पाएगी, क्योंकि ये वो अहम सवाल है जो हर ख़ास और आम की ज़ुबान पर है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि मुआशी आशारिये बेहतर हों तो फिर ही सियासी आशारिये बेहतर होते हैं। और जब पूरा सिस्टम एक रिग्ड सिचुएशन में आ जाए तो ऐसे में तमाम लोगों की नजरें सिर्फ अदलिया की तरफ होती हैं। अदालत के फैसले जो हैं वो इस्तेहकाम की बुनियाद डालना शुरू करते हैं। अब भी अदालतों की तरफ नजरें हैं, तो क्या जो अदालत से आने वाले फैसले हैं वो सियासी इस्तेहकाम के लिए कुछ संभाला दे पाएंगे? इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, बजट का मामला है, निहायती अहम है और तमाम लोगों के लिए इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कि क्या आएगा बजट में। मैं बजट की तरफ आऊँगी, लेकिन उससे पहले आपकी तवज्जो मैं एक ऐसे क्लिप की तरफ ले जाना चाहती हूँ जो कि भारत से नरेंद्र मोदी के मुतालिक है। वो क्या कह रहे हैं ये आमिर साहब, ये तो मुसलसल धमकियां दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो वो बयान कर रहे थे उसका जरा मतलब अगर आप समझा पाए हमें। मैंने भी हिंदी जो है वो हिंदी फिल्मों से ही मैं कोशिश करती हूँ आपसे सीख लूं मैं। मगर ये बयान जो है ना, ये एक फनकार का है। ये मोदी साहब को भी ऑस्कर मिल जाना चाहिए। वो अंडर प्रेशर हैं। इसके अंदर वो बड़ी मज़ा खेज बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब, हमने ये सीज़ फायर तब किया जब पाकिस्तान ने हमें ये यकीन दहानी करा दी कि वो दोबारा कोई दहशत गर्दी का वाक़या भी नहीं करेंगे और कोई जो है हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई बुज़दिलाना हमला, कोट अनकोट उनकी ज़ुबान जो है ना, वो नहीं करेंगे। तो एक तो ये कि ये कहना कि हमने ये यकीन दहानी कराई कि हम दोबारा कोई ऐसा दहशत गर्दी का वाक़या नहीं करेंगे, कि इसका मतलब ये है कि हमने ये मान लिया है कि हमने पहला किया है। और जिस तरह हमने कान पकड़ के कहा है कि मोदी साहब हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ये एक मज़ा खेज बयान है। आई एम श्योर फॉरेन ऑफिस का मुझे कोई इस पर जवाब नहीं नज़र आया, मगर मेरा ख्याल ये इतना मज़ा खेज है कि उनके लिए भी इसके ऊपर बयान देना, ये जवाब देना भी पेश करना, वो भी इसको संजीदगी से लेना है। तो ऑब्वियसली वो एक प्रेशर में आए हुए हैं। किसका प्रेशर? मीडिया उनके साथ है। किस चीज का प्रेशर है? आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर आना शुरू हो गया है। अपोजिशन भी जो है उनकी आवाज़ें आनी शुरू हो गई है। इसी ट्वीट के ऊपर जो है राहुल गांधी ने इसको दिखा के इनके क्लिप के ऊपर सोशल मीडिया पे उस पे ऊपर उन्होंने ट्वीट की हुई है एक। अच्छा। और ट्वीट में उन्होंने ये कहा है, हिंदी के अंदर मैं उसको तर्जमा कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी आप बेसिकली कि आप इतने मासूम हैं, ये उनके अल्फाज नहीं मेरे हैं, कि उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान ने कहा कि हम दहशतगर्दी आइंदा नहीं करेंगे, तो आपने यकीन कर लिया। मतलब ये आप इतने बोले हैं। दूसरा ने कहा जी मोदी जी आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी। ये तीसरा उन्होंने कहा कि ये आपका जो खून खोलता है ये कैमरों के सामने ही क्यों खोलता है। ये सबसे बेस्ट है। ये बेस्ट है क्योंकि ये आपका कैमरों के सामने ही क्यों खोलता है से मुराद वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के आगे आपका खून नहीं खोला। ये फनकारियां बंद करें कैमरों के सामने, वो मतलब ये। और यशवंत सिन्हा जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं कांग्रेस के, उनका भी बयान आया है कि जनाब इनको ये जवाब देने पड़ेंगे सिर्फ कौमी सलामती का कह के, ये कह के कि अभी हमारी जंग जा रही है, ये जहाज़ कितने गिरे नहीं गिरे इसका जवाब देना पड़ेगा, ये छुपाया नहीं जा सकता। वो तो ये भी कह रहे हैं हमारे अंदर लहू नहीं संदूर जो है वो बह रहा है। ये तो मोदी साहब वो भी नहीं जो है। साथ में मोदी साहब ने एक और जो है तकरीर फरमाई है पब्लिकली कहीं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिर जो है अपनी उनका प्रेशर जो है ना अपनी डोमेस्टिक उससे बिल्कुल आ रहा है। उसके अंदर मज़ीद उन्होंने
धमकियां लगाई हैं कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वो पानी रोकने के ऊपर ही होगी, और वो जो उनका होता है कि आज़ाद कश्मीर को हम दोबारा ले लेंगे, और वही जो इस तरह के वो जो बयान था, बड़ी टोन बड़ी उसकी जो है ना अग्रेसिव रखी हुई है। और आपने देखा ही है उन्होंने सड़कों के ऊपर जो है अपने उनके पोस्टर लगाए हुए हैं, जिस तरह उन्होंने बालाकोट में किया था कि विक्ट्री का निशान बना के इसको भी उन्होंने विक्ट्री करवा लिया हुआ है। मगर अगर इतनी विक्ट्री होती तो पूरी दुनिया में 7 डेलीगेशन भिजवा के ये ना ये डंका बजाने की कोशिश नहीं की जानी थी। वो भी इतना नहीं चला। अभी अपोजिशन पहले तो मान गई थी, कांग्रेस के लोग भी बीच में, शशि थरूर वगैरह ये जा रहे हैं साथ, मगर साथ में उनकी वो भी पीछे हट रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने भी ये कहा है कि ये बाहर जाके क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये हमारे हाथ बांधना चाह रहे हैं। मैं देख रहा था ये BBC पे हमारी यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट रही हुई हैं, दोस्त भी हैं, निरुपमा सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा जी ये जो है ना, ये जो वफूद भेजने वाला मकसद इसका जो है ना, ये अपोजिशन जमातों को बेअसर करना है, कि उनको साथ मिला के कि वो आगे से ना बोलें, उनको चुप करवाने के लिए है। और उन्होंने कहा कि इससे कोई ये वफूद भेजने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पहलगाम हमले तक जो आलमी बिरादरी की जो दहशतगर्दी के हवाले से जो तवज्जो आई थी, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सारी सूरत हाल एक मुकम्मल जंग की शक्ल ले रही थी, और इससे आलमी बिरादरी अब दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी जंग के ख़तरे के बारे में सोचने लगी है। ये और भी लोग इंडियंस कह रहे हैं, इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि आप ये स्टोरी नहीं रही, ये वफूद भेजना एक बेमकसद चीज़ है। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, दुनिया की निगाहें होती हैं, उनके सफारतकार बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। सिर्फ कि एक डेलीगेशन आएगा आपके सामने एक ब्रीफिंग देगा और वो कन्विंस हो जाएंगे, ये ऐसे नहीं होता। दूसरा कि स्टोरी जो है ना, आप और हम सहाफ़ी हैं, एक बुनियादी सी कॉमन सेंस है कि ये दहशतगर्दी वैसे ही एक तो अभी जब से अनफैशनेबल हो गया है। क्यों? आप देखें जो मोदी साहब हैं, मोदी साहब क्या, ट्रम्प को शुरू कर ले। ट्रम्प साहब तालिबान को कल तक वो कहते थे वो उनके साथ वो हाथ मिला रहे हैं। $10 मिलियन का ये जो जलानी साहब जो है, जबरानी जो सीरिया के सदर अब बने हैं, ये दहशतगर्द थे। इसके ऊपर FBI ने इन्होंने $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था इनकी कीमत। अब वो सदर बन गए हैं, उनकी सऊदी अरेबिया में मुलाकात हुई है सूट पहन के साथ में, और ट्रम्प ने उनसे कहा है कि जी हम सेक्शंस भी ख़त्म कर लेंगे। तो कल के हुसियों के साथ सुलह कर ली गई है, तो उसके बाद हमास के साथ उन्होंने बात कर ली हमारे एग्रीमेंट करने के। तो ये कल के दहशतगर्द जो है ना बदलते रहते हैं, और दहशतगर्द ओल्ड स्टोरी इसलिए भी हो गई है और इंडिया के उसमें कि पिछले 5-7 साल में हमारे यहाँ जो ये बलूचिस्तान में लोग दुनिया देख रही है, तो जो पहलगाम का वाक़या और जो पहले पुलवामा में हुआ था 2019 में, अब में बड़ा फ़र्क है। इस दौरान में जो 6-7 साल में जो कश्मीरियों पे हुआ, जो भारत में अक़लियतों पे हो रहा है, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जो हो रहा है, और ये कल परसों जो बच्चों का हमारे शहादत हुई है, तो दुनिया ये गौर कर रही है। तो ये लोगों के भेजने से ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, स्टोरी ये है ऑफ कोर्स कि पूरी दुनिया के जी चीनी टेक्नोलॉजी जीत गई, J10C जो है वो हो गया, उसके इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि वो दुनिया इस पे राय से भी देख रही है। ताइवान ने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ताइवान ने बड़े अरसे बाद अपना नया रवैये में लचक दिखाई है। उन्होंने कहा जी हम इंसाफ पसंद मुल्क हैं और हम चीन के साथ बात करना चाहेंगे। और ये कहा जा रहा है वेस्ट के अंदर बड़े अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत, कि ये असर पड़ा है कि ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ जेट्स का पाकिस्तान इंडिया की जंग, ये महदूद जंग हुई थी उसके अंदर, कि उन्होंने कहा कि हमारे जो F-16 वगैरह जो अमेरिकन जो है उसकी वैल्यू नहीं रह गई। अभी उनकी जो है J10 जो है वो J10 से भी आगे की चीज़ है J20। उनकी जो रेगुलर जो उनका फाइटर जेट है चाइनीज़ आर्मी का, एयरफोर्स का, वो J20 है। उनके ये J10 ही नहीं संभाला जा रहा है, रफाल को गिरा लिया है, तो उनके J35, J20, तो ये क्या करेंगे? जो इंडिया पाकिस्तान का स्पैट हुआ है और वो जो डेलीगेशन भेज रहे हैं, और अभी जो दोबारा धमकियां मेज जो मोदी का एक आजकल का बयान आया हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? पहले मैं इस पे आपका टेक लेना चाहूँगा।
मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आमिर साहब कि मैं नहीं समझता इंडिया किसी हाल में भी सिंसियर है कि पाकिस्तान के साथ कोई टॉक्स करे। उनकी हर किस्म की हरकत जो है इससे मुनर्रफ है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान की टॉक्स होंगी तो सबसे पहले इंडिया की फिर से सुबकी होगी। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले बात जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी पे होनी है। उसमें इंडिया का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है, लीगली भी, इंटरनेशनली भी, हर तरीके से। और उसमें उनका जो यूनिलैटरल स्टैंस है वो दुनिया ने बहुत बुरा भला उसको कहा है। तो जब पहले दिन टॉक्स होनी है तो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी की बात होनी है। सबसे पहले तो वो इनके सर के ऊपर जो है ना एक नया तमाचा आना है। तो उसके लिए ये इंडिया नहीं चाहेगा। ये बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं जी, असल में संदूर ऑपरेशन अभी तक जारी है, अभी हम बताएंगे, अभी आप इंतज़ार करें, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। तो ये सब इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये मेज़ के ऊपर बैठे पाकिस्तान के साथ, तो जो चीज़ इनको सबसे पहले तय करनी पड़ेगी वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी का बताएं। उसमें पाकिस्तान फिर कहेगा कि लो जी, फिर से हम ये बाजी जो है जीत गए हैं। तो इसलिए इंडिया जो है पहले घबराया हुआ, पहले ही डसा हुआ, पहले ही अपनी हरकतों की वजह से दुनिया में एक काला धब्बा इनके चेहरे पे आ गया है और इनका स्टेटस टोटली रिड्यूस हो गया है। ये हाइफनेट होता था एफ पैक बताते थे हमें कि जी इंडो पैक खत्म हो गया, अब वो तो मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, आप लोग जो है अफगानिस्तान जो है ये टेररिज्म की मद में आए हुए हैं। अब वो सारा कुछ रिवर्स हो गया, जो कुछ एफ पैक का बना वो दुनिया ने देख लिया। अब दोबारा से फ्रंट एंड सेंटर इंडो पैक आ गया, यानी जहाँ की मैं अब क्या पंजाबी का मुहावरा इस्तेमाल कर लूंगा, तो बहरहाल आप समझ गए होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो इंडिया बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, और जो इनके साथ हुआ है वो इसलिए बार बार कह रहे हैं ताकि वो कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से वो स्कोर इवन कर लें। जी बहुत शुक्रिया दानियाल कि आप सफ़र में थे, दानियाल साहब, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं चाहूँगा कि आपने ये एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हमें इंडिया ने ये तासुर दिया था कि एज इफ़ ये पाकिस्तान इंडिया के जो स्पैट हुआ है इसके अंदर अफ़गानी जो हैं वो इंडिया के साथ मिल गए हैं। तो ये बीजिंग में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की सह अफ्रीकी मुलाकात हुई है, जिसके अंदर से वो जो थोड़ी सी टेंशन थी पाकिस्तान की, चीन ने उसके अंदर जो है रोल अदा किया है। और हम पहले हमारे क्योंकि चार्ज डी अफेयर्स कायम मकाम एक दूसरे के अंदर जो है एक्टिंग एम्बेसडर्स थे, तो हमने उसको अपग्रेड किया है और शायद दोनों एक दूसरे मुल्कों में एम्बेसडर भेजना चाहेंगे। तो एक किस्म का रिकग्नाइज तो नहीं किया, मगर वन स्टेप फर्दर जो है रिकग्निशन ऑफ तालिबान को हम ले गए हैं, जिसका मकसद अफ़गानिस्तान के साथ मामलात और चीन की तरफ से भी बहुत इस चीज़ की अहमियत को उजागर किया गया है। मैं चाहूँगा इस पे भी आप थोड़ी सी बात कर लें। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं जी। देखें, जो बात समझनी है कि वो ये है कि इंडिया जो इतना अग्रेसिवली कश्मीर के मैटर को हैंडल कर रहा है कि उनका आईनी तकाजा बदल दिया है और ये कह रहे हैं कि हमने सीटें खाली छोड़ दी हैं इंडियन हेल्ड कश्मीर की असेंबली में, जब बकाया कश्मीर आएगा तो वो सीटें फिर भर दी जाएंगी। और ये सारा का सारा इसलिए है, ये जो एक नया आप समझ सकते हैं इनको तकलीफ है, वो ये है कि सीपेक का जो रूट है, क्योंकि काराकोरम हाईवे अब ऑल वेदर रोड बन गई है, 12 मंथ्स अ ईयर वो खुली होती है और वहीं से सारा ट्रेड जो है आगे रेलवे बनाने की भी सोच विचार हो रही है। तो ये एक जो चाइना के से जरिए और पाकिस्तान के जरिए जो उनको इंसर्कलमेंट का खौफ फिक्र है और इकोनॉमिक बूम आने का फिक्र है कि उसका मुकाबला कैसे करेंगे। तो ये जो अफगानिस्तान वाला जो अभी इनिशिएटिव खुला है, इसमें अहमियत ये है कि इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक नया रूट उन्होंने खोल दिया सेंट्रल एशिया तक, यानी उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो इसमें फिर इंडिया क्या करेगा? तो इसमें वो बिल्कुल वो बेबस हो गए हैं। पूरा रीजनली उनका जो ये बंदर अब्बास वाला बंदरगाह थी जिसमें इन्होंने अमेरिका से वेबर भी लिया और उसको खोले रखा जब ईरान सैंक्शंस में था, और इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। जब अमेरिका के साथ पार्टनर करके अफगानिस्तान में इन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। तो इनकी जगह जगह सुबकी हो रही है। अभी बांग्लादेश में सुबकी हुई है, इनकी श्रीलंका में सुबकी हुई है, इनकी नेपाल में सुबकी हुई है, और ये इनके पार्लियामेंट में बातें हो रही है। तो पूरे रीजन में इंडिया खोड़ा बन के रह गया, जबकि इन्होंने एक ग्लोबली अपने आप को दिखाना था कि जी हम तो बड़े राइजिंग इकोनॉमी और इंडिया शाइनिंग और पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपने आप को खुद ही तमगे दे दिए थे। और इंटरनली भी
एक टोटली मेल्टडाउन हो रहा है इंडिया में, जिसमें माइनॉरिटीज जो हैं और उनका सारा जो प्लूरलिज्म का और सेक्युलर होने का जो दावा था वो सारे का सारा मिट्टी में मिल गया। तो मेरे ख्याल में इंडिया बिल्कुल इसमें परेशान होगा, क्योंकि अगर ये कल को किसी न किसी तरीके से कोई कोशिश करके अगर ये इस रूट को डैमेज कर भी लेगा या इसको कंट्रोल कर भी लेगा तो फिर अफगानिस्तान के रूट का क्या करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक लूज लूज प्रोपोजिशन है इंडिया के लिए, वो हर तरफ से हार रहे हैं। जी, हम ये कल भी बात करते रहे हैं कि जो BRI है पूरे खित्ते में अब सिर्फ एक इंडिया रह गया है जो उसका हिस्सा नहीं है। और इसके साथ मैं बजट के जाने से पहले एक और चीज़ बड़ी अहम एक वाक़या जो हुआ है उसका भी आपका चाहूँगा, क्योंकि आप बड़ी ये इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि पहले जो ये उम्मीद थी कि ईरान और अमेरिका की जो टॉक्स हो रही थी उसके मुतल्लिक काफ़ी लोग पूरी उम्मीद थे कि इसका कोई नतीजा निकल आएगा। अभी दोबारा थोड़ी सी उसके अंदर जो है ना कशीदगी बढ़ी है और उसके तरफ ईरान की तरफ से थोड़ा सा टेंशन की ख़बरें आ रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला ख़ामेनी हैं उन्होंने अमेरिका के इस मुतालबात को कि जी वो अपने यूरेनियम जो है वो ज़ख़ीरा मुल्क से बाहर भेजेगा और बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी बातचीत करेगा, उन्होंने कहा ये इंतहाई नाकाबिल कबूल चीज़ है और इससे कोई नतायज ऐसी बातों से बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो एक किस्म का उसमें दोबारा दरार आ गई है, क्योंकि हमारा ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और जाहिर है कोई ये टेंशन बढ़ती है, हमारे लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस। कैसे देखते हैं इसको? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो पहले मुआहदा था ईरान के साथ ये इसलिए नहीं कैंसिल किया गया था कि उस मुआहदे में कोई कमी थी, बल्कि जितने बाकी ममालिक उसमें पेश थे उसको तय करने में, उन सारों ने बहुत बुलंद आवाज़ की कि ये क्या हो रहा है, ये हम एक पीस की तरफ जा रहे थे पूरे रीजन में और आपने वो सारा उखेड़ के फेंक दिया। उसमें यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ममालिक थे और भी बहुत सारे ममालिक थे, लेकिन बहरहाल वो ट्रंप साहब की जिद थी, क्योंकि वो लॉबीज उनको सपोर्ट करती हैं जो कि इसराइल के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, और उसमें इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। अब जो ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जब एक ग्रेटर इसराइल का ख्वाब लेके नेतन्याहू साहब अपनी तबाही मचा रहे हैं पूरी मिडिल ईस्ट में, तो ये नेगोशिएशंस कभी इस काम के लिए शुरू ही नहीं किए गए थे कि ये न किसी तय तक पहुंचना है। ये शुरू ही इसलिए किए गए हैं ताकि ये मुकम्मल ना हो पाए और फिर अगला कदम लिया जाए। और उसकी एक जो आप समझते हैं समझ सकते हैं शाख जो हमें नजर आई वो ये थी जबकि ईरान के अंदर जो फलस्तीन के जो लीडर थे हानिया साहब, उनको कत्ल किया गया जबकि वो मेहमान थे, स्टेट गेस्ट थे, और उसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पीस इनिशिएटिव जो है उसमें कितने वक्फे पड़ गए और कहां से कहां चले गया और मामला जो है सारे वो बदल के रख दिए। तो मैं समझता हूं कि ये निशानी है कि असल में इनका इरादा क्या है इसराइल का, और उनके जरिए से जो अमेरिका के ऊपर इन्फ्लुएंस है। आज भी आप देख लें पूरी दुनिया चीख चला उठी है, लेकिन जो असला है जो अमेरिका दे रहा है, जिससे वो बच्चे मारे जा रहे हैं और दिन रात जो है एक पूरा पार्किंग लॉट बना दिया है, और अजीब अजीब बातें सुनने में आ रही हैं जिनका कोई तसव्वुर ही नहीं है पूरी दुनिया की तारीख में कि एक रिवियरा बजरिया जंग रिवियरा बनाया जाएगा और इस तरह से बातें की जाएंगी। तो ये समझ से बालातर है और ना ही ये बातें कोई ऐसी होने वाली हैं, ये खाम ख्याली है। और मेरे ख्याल में जब ट्रंप साहब अभी मिडल ईस्ट के टूर पे गए हैं और उन्होंने असरार किया कुछ ममालिक पे कि जी आप इसके बारे में इसराइल के बारे में अपना नरम गोशा पैदा करें, तो मेरे ख्याल में उनको सीधा सीधा जवाब मिला, जिससे ये नजर में आ रहा है कि अमेरिका भी जो है वो अब हट रहा है इस अपनी इस स्टांस से, बल्कि ये कि जो जॉइंट नेशनैलिटी के इजरायली और अमेरिकन एक सोल्जर था इजरायली आर्मी का, क्योंकि ये वाहिद मुल्क है इसराइल जहाँ पर आप दोनों नेशनैलिटीज रख के उनकी फौज में भी काम मतलब सर्व कर सकते हैं, उनको रिहा करने के लिए अमेरिका ने अपनी इंडिविजुअल कोशिश की है बगैर किसी ताल्लुक इसराइल के। और जब वो रिहा हो गए तो उनकी जो वालदा थी उन सोल्जर साहब की अमेरिका में उनकी बातचीत भी करवाई गई और सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका भी कुछ तंग आया हुआ है, क्योंकि दुनिया में वो समझ रहा है कि ये अब इंट्रैक्टेबल सिचुएशन बनती जा रही है और इसमें कोई किसी किस्म की मतलब अमन की तरफ जाने की, या जो ट्रंप का नारा था कि मैं दुनिया में अमन लाऊंगा, वो उलट जो है इन्फ्लेम्ड अप होने शुरू होना है।
मैं दानियर साहब अब आता हूँ बजट के ऊपर। वैसे तो बजट के ऊपर ये सालाना जो एक्सरसाइज होती है अदादत शुमार की हेरा फेरी, ये एक इरेलीवेंट हो गई है क्योंकि सारा साल ही अब तो बजट आता ही रहता है। मगर इस साल बजट की अहमियत बहुत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान की जो ये महदूद जंग हुई है उसके बाद से एक टेंशन मौजूद है और मोदी साहब की तरफ से अभी भी धमकियाँ मेज़ गुफ्तगू आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल हो गया है और पाकिस्तान को हमारे यहाँ दहशत गर्दी हुई तो दोबारा ये सिर्फ पॉज है और दोबारा शुरू हो सकती है। और न्यू नॉर्मल के अंदर ये क्योंकि अब मिसाइल भी चलते हैं, जो है ड्रोन्स भी चलते हैं और जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी चले, तो ये इस ख़तरे की उसके अंदर जो है हमें देखना है कि हमने अपने कैसे वसाइल इकट्ठे करने हैं। ये जो जंग जो है जो हमारे सर पे ख़तरा अभी भी मंडला रहा है इंडिया का, मैं नाज़रीन को, आप तो जानते हैं, मैं नाज़रीन को बताता जाऊं कि 60-70 साल तक हमारा और इंडिया का $2 बिलियन का डिफेंस का बजट था, मगर ये पिछले 5-10 साल के अंदर ये फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनके डिफेंस का जो बजट है $80 बिलियन हो गया है। हम जो है 9 और 11 बिलियन के दरमियान में रहते हैं और उनका जो $80 बिलियन है उनका 1.5%, 1.5% उनके जीडीपी का है। हमारा जो ये 10-11% भी है ये हमारा 3-4% जीडीपी का है। तो वो अब कह रहे हैं असला ख़रीदना भी जा रहे हैं, उनके पास पहले भी रिज़र्व ज़्यादा हैं और अगर वो अपने जीडीपी का 1% भी डालें तो वो बहुत अमाउंट बढ़ जाती है। तो ये दानियाल साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि कम वसाइल में हमने अपना दिफा कैसे वो करना है, वसाइल कैसे क्रिएट करने हैं। अभी जो बातें हो रही हैं कि जी 12 से 18% या इससे ज़्यादा जो भी है, IMF जो है उसकी क्या रुकावट होगी, ये मैं चाह रहा हूँ आप दें कि बजट, ये वाला बजट, ये इमरजेंसी का एक बजट है। मुश्किल हालात में क्या हमारी तरजीहात होनी चाहिए और क्या इनकी कैपेसिटी है इसको करने की? मेरे ख्याल में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसके नतीजे में किसी भी मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और ये जो इम्बैलेंस है आपने अच्छी तरह पॉइंट आउट किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क में बजट कुछ ना कुछ हिस्सा तो उसका बढ़ेगा। आज मैं पढ़ रहा था अखबार में शायद 22% की बात कर रहे हैं, इंक्रीज होगी ऐसा की को बात, लेकिन बहरहाल जितने भी इंक्रीज होगी ये तो वाजे है कि वो इंडिया के बराबर की मतलब इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली इस चीज़ को हैंडल करके, चूँकि हमारी ऑफेंसिव डिज़ाइन नहीं है, हमारा डिटरेंस और डिफेंसिव डिज़ाइन है, इसलिए हमारी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो हमारे काम आई है। बजाय नंबर्स के हमने टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी में इनकी जो है ना शिकस्त की है। और उसमें जो आपके ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो हमने डोमिनेंस डिस्प्ले किया है, उसने असल में पाकिस्तान के एयर वॉर को भी और पाकिस्तान की जो ग्राउंड ऑफेंसिव है जिसमें ये मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट्स और मुख्तलिफ किस्म की आर्टिलरी इस्तेमाल हुई है, इसमें पजीराई हासिल हुई है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको ये बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि चीन बार बार इस बात का इंटरनेशनली असरार कर रहा है और अभी अफगानिस्तान में जाके उन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज भी दे दिया है कि बेसिकली BRI को वो हर हाल में, हर रूट से, हर तरीके से, मल्टीपल चैनल से प्रोटेक्ट करेंगे। और उन्होंने बार बार कहा कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे किसी किस्म की आंच की वो इजाज़त नहीं देंगे। तो जो चीनी असले से पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की आर्मी लबरेज ने अभी ये मुजाहरा किया है जिसमें इंडिया आज तक अपने जख्म चाट रहा है बेचारा, तो इनको अच्छी तरह से पता है कि ये आखिर नहीं है चाइनीज़ प्रोवेस की। और चाइनीज़ मिलिट्री में और बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं, उसमें 6th जनरेशन फाइटर है, उसमें और किस्म के मिसाइल सिस्टम्स हैं, उसमें और किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डोमिनेंस के लिए और फुल स्पेक्ट्रम के लिए डोमिनेंस के लिए उन्होंने तौर तरीके ईजाद किए हैं। तो क्या इंडिया इतना जितना भी खर्चा कर रहा है क्या वो उसको मैच कर सकेगा? मेरा नहीं ख्याल। इसलिए ये लूजिंग प्रोपोजिशन है। कन्वेंशनल वॉर की एस्केलेशन और कन्वेंशनल वॉर, लिमिटेड वॉर का कॉन्सेप्ट जो है, जब पाकिस्तान इतना ओवरवेलमिंगली आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रेंड है इसका बजट, तो वो ख़त्म हो गया। अब सीधा एस्केलेशन की तरफ जाएगा। और बहुत सारे कमेंटेटर्स ग्लोबली भी ये बात कह रहे हैं कि पिछली मरतबा जब झड़प हुई पाकिस्तान इंडिया की और इस दफ़ा उसमें जो नमूदार हुआ है फ़र्क वो ये है कि एस्केलेशन की तरफ पाकिस्तान बहुत जल्दी चला गया।
तो इसमें इंडिया को समझ जाना चाहिए कि इसमें वो उनका जो ये खाम ख्याली है कि वो अपनी कन्वेंशनल जो है सुपीरियरिटी इन नंबर्स को वो टेक्नोलॉजिकली भी बीट करेंगे और एस्केलेशन भी नहीं होने देंगे। दानियल मैं रीफ्रेज कर देता हूँ, बड़ा अच्छा किया आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये बिल्कुल हमने ये साबित किया है कि ये इम्बैलेंस होने के बावजूद जो है हमारी ट्रेनिंग, हमारी डॉक्ट्रिन, हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोएस और चाइना का हमारे साथ साथ खड़े होना, वो हमने इम्बैलेंस के बावजूद उनको मात दी है और बड़ी इबरतनाक किस्म की शिकस्त भारत को हुई है। मगर वो बहुत ज़्यादा तिलमिला रहा है। ऑफ कोर्स अभी हम वो उनके जितने पैसे मैच ना कर सकते हैं, ना हम करना चाहेंगे। और आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी के और चाइना ऑन आवर साइड, हमारे पास काफ़ी ऐसे आई एम श्योर जो है वो कार्ड्स होंगे कि हम ये कर सकते हैं। मगर फिर भी हमें एक लोअर मिनिमम लेवल पे वसाइल की ज़रूरत होगी। चीन बिल्कुल हमें रियायत भी करेगा, शायद कुछ चीज़ें हमें लंबी किस्तों पे भी दे दे, कुछ सस्ते भी दे दे, कुछ मुफ्त भी दे दे। पर बहरहाल ये इंडिया के साथ ये अब जो टेंशन है, मोदी साहब बाज ये ख़तरा मंडला रहा है, तो हमें बहरहाल ये इस बजट के अंदर कुछ नज़र आना चाहिए कि हम ये वसाइल क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक मुल्क के अंदर भी उसकी एक फीलिंग गुड फील गुड फैक्टर आए। प्लस वसाइल क्रिएट करने के लिए अब क्या फार्मूला, क्या बजट का इनको करना चाहिए कि ये चमत्कार दिखा सकें। पाकिस्तान का जी सबसे बड़ा मसला ये नहीं है इंडिया से मुकाबला करने का कि वो 1-2 बिलियन डॉलर और बजट में डाल दे, वो तो लाजमन डलने ही डलने हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना। असल में अगर पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटजी है तो वो लाजमन हर हाल में ये होनी होगी कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल को बरकरार और मतलब अच्छे अंदाज से आगे लेके चला जाए। पाकिस्तान में इस वक्त पूरे साउथ एशिया में जो ग्रोथ है उन ममालिक में जो कि मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रही हैं वो 6.4% एवरेज है, जबकि पाकिस्तान में अभी 2.5% पे डाउनग्रेड हुआ है। जो आज खबरें छपी हैं कि IMF से ये अब रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, रिलीफ मांग रहे हैं कि यदि पहले वादा कर लिया था कि हम एग्रीकल्चर को ऊपर भी जो है जुलाई 1 से जो है वो टैक्स को बिल्कुल लगाएंगे। फिर उन्होंने जो है वो मांग रहे हैं रिटेल पे, अगेन ताजरों पे कि जनाब वो रिलीफ दें। तो ये रिलीफ इनको अभी खबरें जो खलीक कियानी की, शहबाज राना की आ रही है कि अभी तक वहाँ से कोई IMF के अभी इनको कोई रिलीफ मिलने का वादा हुआ नहीं है। कैसे देखेंगे ये सिनारियो? IMF ने अपने फिगर वर्क में जो आने वाले सालों की प्रोजेक्शन है उसमें प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स के ऊपर 0 डाला हुआ है। जीरो ये कारकर्दगी है इनकी माशाल्लाह। सूरत हाल ये है कि ये ज़राअत का जो है वो ओवरऑल 13% जो है वो माइनस में है। पहली दफ़ा 40-50 साल में पाँचों हमारी जो फसलें हैं वो गिरावट का शिकार हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है 1.5% है और जिसकी वजह से बेरोज़गारी सर पे आ रही है। दोनों का अब ये 2 ही सेक्टर हैं जहाँ से नौकरियाँ आती हैं, एक ज़राअत है और एक 40% वहाँ से लोग मुंसलिक हैं, दूसरा जो है इंडस्ट्री। तो ना आपकी लार्ज स्केल वो कर रही है और स्मॉल और मिडिल का कोई कर्जा नहीं मिलता, बैंक सारे ऊपर ले जाते हैं। तो बेरोज़गारी के जो फिगर्स हैं पहले ही वो 22% हैं कि 22% का मतलब है कि 6 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, 2 करोड़ उसके अंदर जो हैं वो नौजवान हैं। तो ये पता नहीं ये बजट की एक्सरसाइज जो है उसके अंदर ये करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि इन्होंने लोगों से तो डिमांड करते हैं, पिछली दफ़ा भी 30-40% टैक्स बढ़ा दिया, अभी भी दोबारा पिछली दफ़ा पूरा हुआ नहीं तो 2000 अरब के बताया जा रहा है कि 14.3 ट्रिलियन डॉलर के जो है ना दोबारा ये टैक्सेस कर रहे हैं। तो किससे पहले तो तनख्वाहदार तबका जकड़ दिया था, अभी तो वो और बुरे हालात अब में। कैसे करेंगे, ये पैसे कहाँ से निकलवाएंगे, फिर ये कैसे ये ना ये बिजली के IPPs पे हाथ डालते हैं कि कारखानों को ये रिलीफ मिले, ना ये जो है एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ करवा रहे हैं, बेरोज़गारी कैसे वो करवा रहे हैं, फिर साथ में पावर्टी बढ़ती जा रही है। सो इन सारों का मैं समअप कर देता हूँ,
उसको कि ये बजट बहुत ही चैलेंजिंग है, ये टिपिकल नहीं है और ये ऐसे इन्वायरमेंट में है जबकि हमें आउट ऑफ द बॉक्स एक बहुत बड़े फैसले करने हैं। सवाल ये है, इस पे मैं छोड़ देता हूँ, आपने शायद ब्रेक लेनी है, कि क्या ये हुकूमत कमज़ोर हुकूमत है, इनसे छोटे छोटे प्राइवेटाइजेशन के छोटे छोटे प्रोजेक्ट नहीं होते, एक फैसला लेते हैं अगले दिन बदल लेते हैं, ताजर एक धमकी देते हैं, पीछे हट जाते हैं। फौरी तौर पे एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम डिस्कस कर चुके हैं, जब सिस्टम ब्रेक हो जाए तो फिर अदलिया की तरफ नजर होंगे, अदालतों के अंदर से क्या फैसले आने की तवक्को है और क्या फैसले सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। अब जरा दीगर मामलात की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कोर कमेटी भी हैं। बहुत शुक्रिया अबूजर साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, आज बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं तो मेरा ख्याल है उनकी तरफ चलते हैं। जी अबूजर, क्विकली सबसे पहले तो ये आज अली मीन गंडापुर की मुलाकात इमरान खान से उनकी हो गई। उन्होंने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट कही हैं। एक, उन्होंने कहा है कि अगर जो है हमारी टीम की पीटीआई की मुलाकातें उनसे ना साथ हुई तो ये जो कहा जा रहा है कि आईएमएफ को कमिटमेंट सूबों की तरफ से चाहिए तो हम वो आईएमएफ की वो शराइत पूरी नहीं करेंगे अगर मुलाकात ना करवाई गई। पहले तो इस पर आप जवाब दे दें, फिर उसके बाद मैं दूसरा पूछता हूँ। देखिए आमिर साहब, ये तमाशा पिछले 3 महीने तो पहले आपने खुद देखा कि जो अदालत थी वो जो अडयाला में लगती थी इस मुल्क की अदलिया की मर्जी से, वो इंतजामिया ने अपनी मर्जी से अदालत नहीं चलने दी। पता चलता था केस से एक दिन पहले केस खत्म हो जाता था। तो खान साहब से जो मुलाकातें थी, कुल हमारी ना मुलाकात हो पाती थी ना कोई इंफॉर्मेशन करता। तमाशा जो था इसकी वजह से सारी बात है पार्टी की फंक्शनिंग बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो हमने इस वजह से जो है बिल्कुल अगर इस तरह के सिलसिले चलते रहे तो बिल्कुल जी जो कॉपरेशन है हमारी तरफ से वो भी फिर फेडरेशन जो है वो रिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि अगर सूबे के जो राइट्स हैं और जो सूबे में जिसकी हुकूमत है, जिस लीडर की जो सबसे पॉपुलर लीडर, आइन भी मुल्क का मुअत्तल लो, उसके बुनियादी हकूक भी मुअत्तल लो, उसके लिए रूल ऑफ लॉ भी मुअत्तल लो, तो फिर जाहिर बात है रिएक्शन तो आएगा। अली अमीन गड्डापुर बड़ी देर से काफ़ी खामोश रहते थे और आपकी पार्टी की तरफ से बड़ी तनकीद की जाती थी उनकी पूरा सरार खामोशी पे। अब एकदम से उन्होंने मुलाकात के बाद जो है एनर्जी पकड़ी है और उनके बकौल के जी हमारी जंग जारी है, हम हर सूरत में अपने बानी को रहा करवाएंगे, हम डटे हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि एहतजाजी तहरीक के लिए मुझे दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारी जो आखिरी पिछली इतलाएं थी उसमें जुनैद अकबर साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से इनके लिए निभाना पहले भी सही नहीं निभाई गई और शायद मुश्किल भी हो। तो ये कन्फ्यूजन सा आ गया पहला कि ये सड़कों पे फाइनली आपकी तरफ से ऐलान हो गया है। दूसरा ये कि उसकी निगरानी कौन करेगा, ये जुनैद अकबर करेंगे, अली मीन करेंगे? देखिए आमिर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कोई ख्वाहिशात पे तो चलती नहीं है। हमारा पार्टी का एक निज़ाम है, उसके तहत फंक्शनिंग है, जिसमें चेयरमैन साहब का भी रोल है, सेक्रेटरी जनरल साहब का भी रोल है, अली अमीन गंडापुर साहब का रोल है, पॉलिटिकल कमेटी का रोल है, जुनैद अकबर साहब का रोल है, फिर पंजाब की जो लीडरशिप है उनका भी रोल है। अब इसमें जो फैसला है किस तरह मोबिलाइज करना है, ये तो खान साहब ने डायरेक्शन दी है अली अमीन गंडापुर के बकौल। तो बिल्कुल जो खान साहब की डायरेक्शन है उसको फॉलो भी किया जाएगा, उसको एडहेयर भी किया जाएगा। मकसद ये नहीं है कि कौन लीड करे, इशू ये नहीं है। इशू ये है जो आम पब्लिक है, जो मासेस हैं, उनको मोबिलाइज करना है, जो चैलेंज भी है, जो मकसद भी है और जो हमने करना है वो हमारा टारगेट है, जिसके लिए बहुत सारी लीडरशिप है जो सारी हमारे इसमें यूटिलाइज भी हो सकती है, काम भी दे सकती है। मैं अबूजर साहब आपको यहाँ पे रोकूंगी बेहद माजरत के साथ। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये इशू नहीं है कि लीड किसने करना है, असल इशू ही पीटीआई का ये है कि लीड किसने करना है। क्योंकि जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके बड़े तहफुजात हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। क्योंकि पहले गंडापुर साहब आए, केपी के हाउस से निकले और फिर असेंबली के अंदर नजर आए, फिर लोगों ने देखा कि दोबारा एहतजाज के लिए आए तो गंडापुर साहब गाड़ी में रवाना होते हुए नजर आए। तो असल मसला ही लीड करने का है, तो वर्कर तो तब मोबिलाइज होगा ना जब उनको पता होगा कि लीड कौन कर रहा है। इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसके अंदर
इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी है, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी भी है। अगर किसी से कोई गलती है, बेशक वो चीफ मिनिस्टर भी हो, लेकिन वो बिल्कुल वर्कर को भी जवाबदेह होता है, सपोर्टर्स को भी जवाबदेह होता है और बाकी पार्टी को भी जवाबदेह होता है। और यही चीज है, अगर कोई कमी कोताही कोई भी गलती हुई है तो उसकी बिल्कुल जवाबदेही भी की गई है, अकाउंटेबिलिटी भी की गई है और इंश्योर करना है कि आगे इस तरह की गलती ना हो अगर कोई हो भी गई है। तो इस वक्त जो देखें चैलेंज ये है, जो इस वक्त हम जो इशू फेस कर रहे हैं वो खान साहब की इनकार्सरेशन तो है, लेकिन जो लार्जर मैक्रो लेवल पे जो इशू है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर जो आइन है, जो कानून है, जो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है, जमहूरियत है, वो तकरीबन मुअत्तल है। इस वक्त यहाँ पे एक फस्तायत जो है वो नाफिज है। एक हुकूमत जो इंस्टॉल की गई है फॉर्म 47 के तहत, वो पूरे मुल्क की अवाम की हकूक सलब किए गए हैं। तो इसमें सारी अवाम को मोबिलाइज करने की जरूरत है। खाली पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये जाती इशू नहीं है, ये खान साहब की जात का इशू नहीं है। तो इस वजह से ये जंग है, जमहूरियत के लिए जंग है। और क्लैरिफिकेशन अगर आप कर सकें कि लीमा बीबी के हवाले से ये बयान आया है कि गौर खान की जो मफाहमत पसंदी है उसके ऊपर बड़ी खान साहब की तरफ से तनकीद आई है और ये कहा गया है कि वो पार्टी की तर्जमानी नहीं कर रहे। जी देखें, एक चीज मैं आपको अभी इधर क्लियर कर दूं, हमारी पार्टी के में से अगर कभी भी शख्स ऐसा कोई बयान देता है जिससे ये लगता है उनकी बहुत ज्यादा अनवारंटेड तारीफ हो रही है, जो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए बल्कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तो बिल्कुल वो कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है ऐसी, ना इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात की है। खान साहब जो कहते हैं, जो उनका एक क्लियर विजन है वो यही है कि इस मुल्क के जो जुडिशल प्रोसेस है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है और एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, और खुशनुदी जो है हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई करेगा तो कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है, हम उसको अपने आप से डिस्टेंस कर लेके, बेशक वो पार्टी का कितना बड़ा भी कोई ओहदेदार हो, अगर वो खुशनुदी करेगा तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे। जो क्रिटिसिज्म बनता है हम वो करेंगे, और जहां पे तारीफ बनती है, जो उनका काम है आइन में कानून में, अगर वो करेंगे तो हम तारीफ करेंगे, लेकिन वो काम वो करेंगे हमारे पास में नहीं है तो हम क्योंकि वक्त महदूद है। मैं चाह रहा हूं आपका ओपिनियन ले लूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आईनी बेंच है जस्टिस मीरजान खान की सरबराही में, उन्होंने जो ये मखसूस नशिस्तों का जो केस था उस पर मुतफरक जो एतराज़ात थे उनको मुस्तरद कर दिया है। ये अब मौजूदा 11 रुकनी बेंच ही सुनेगा, और ये भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है जो दरख्वास्त की गई थी कि पहले 26वीं तरमीम का फैसला कर लें तो उसके बाद ये करवाया जाएगा। क्या करेंगे ज़रा एक्सप्लेन करें इसकी अहमियत भी, और ये क्या किधर जा रहा है केस। 26वीं आईनी तरमीम है जिसके तहत इस मुल्क की जो जुडिशरी है वो इररेलेवेंट हो गई है, उसका कोई यूज नहीं रहा, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव के हमेशा के लिए ताबे हो गई है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह एक स्टेट विद इन अ स्टेट होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो सिर्फ एक उनकी क्लरिकल पावर्स हैं, सेरेमोनियल पावर्स हैं, जिस तरह क्वीन ऑफ इंग्लैंड या किंग ऑफ इंग्लैंड है। पावर क्वीन नहीं है, लेकिन बस एग्जिस्ट करते हैं साइन करने के लिए। सारी पावर्स एक बेंच को दे दी गई है जो पूरी सुप्रीम कोर्ट को चला रहा है, और वो बेंच जो है वो फैसला भी जब करता है ना आइन देखता है ना कानून देखता है। देखें, ये बड़े वैलिड रीजंस थे जो फैसल सिद्दीकी साहब ने रेज किए, जो हमारे बुकला ने रेज किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको ब्रश साइड कर दिया। ये सब 26वीं आईनी तरमीम का शाखसाना है। हमें साफ पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जो इस मुल्क में हुकूमत या एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उसके खिलाफ कोई चीज चैलेंज होती है या फैसला लेने की कोशिश की जाती है, मैटर ऑफ प्रिंसिपल, इसमें थ्योरी में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बेंच जिसको हुकूमत ने बनाना है, जिसके जजेस को हुकूमत ने अपॉइंट करना है, जिनका टेन्योर हुकूमत की ख्वाहिशात पे डिपेंडेंट है, वो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हुकूमत के खिलाफ फैसला। 26वीं आईनी तरमीम का ये एक और बड़ा बोल्ड फैसला आया है कि वो लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाएगी। फायजीसा साहब ने जब किया था तो उससे बड़े जजेस की बड़ी काबिलियत का जो है ना वो सामने आ गई थी कि कौन कितने काबिल है। तो अभी ये मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँगा कि ये देखने, और आई एम श्योर पूरा पाकिस्तान और पूरे जूरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट्स भी जो है ना इसको कॉपी पेंसिल लेके जो है ना गौर से देखेंगे तो आगे एक मज़ेदार एक मेरा ख्याल समा बांध रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने का। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। बैरिस्टर बुज़र सलमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।